चैप्टर नंबर 1 विविध प्रश्नावली। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए एफ ऑफ आर टेंस टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन जी ऑफ आर टेंस टू आर ज्ञात कीजिए जिसके लिए जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू आई आर हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फलन मैपिंग नोट करते हैं। एफ ऑफ आर टेंस टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7। एफ ऑफ आर टेंस टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7। अब हमें बताना है कि इसमें जी ऑफ आर टेंस टू आर क्या होगा और उसके साथ जी कंपोजिशन एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू निकालना है आई आर के। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एफ कंपोजिशन जी या जी कंपोजिशन एफ निकालने के लिए सबसे पहले यह कंडीशन होती है व्युत्क्रमणीय दिखाने की। तो सबसे पहले हम व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए क्या करते हैं, एकैकी और आच्छादक निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एकैकी की कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। एकैकी के लिए यहाँ पर लिखें एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू और उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं एफ एक्स वन, एक्स के स्थान पर एक्स वन रख देते, एफ एक्स वन का मान हो जाएगा 10x1 प्लस 7। एफ एक्स टू, एक्स के स्थान पर एक्स टू रख दें तो ये हो जाएगा 10x2 प्लस 7। अब देखा जाए तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 10x1 इज इक्वल टू 10x2 इम्प्लाइज दैट 10 से 10 कैंसिल आउट तो यहाँ बचेगा x1 इज इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू मैपिंग जो रहेगी, मैपिंग है r टेंस टू r तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः एफ एकैकी है। अब आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, आच्छादक के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखने पर और वहाँ से हम x निकालते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर y रखा जाए तो एफ एक्स के स्थान पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 10x प्लस 7 और यहाँ से x का मान निकाल करके इस समीकरण में रख देंगे। अगर y आ जाता है तो वही कहलाता है कि आच्छादक है। तो y इज इक्वल टू 10x प्लस 7, ये प्लस 7 इधर आएगा तो -7, y माइनस 7 इज इक्वल टू 10x और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, इसको इधर कर दे तो ये हो जाएगा 10x और ये इधर चला आएगा पूरा तो ये हो जाएगा y माइनस 7। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 और गुणांक आ जाएगा बटे में। x का वैल्यू है y माइनस 7 अपॉन 10। अब x का मान एफ एक्स यानी कि समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करते हैं, इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं ताकि इसी में मान रख दिया जाए तो आसानी पड़ जाए रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x का मान रखेंगे, x का मान y माइनस 7 अपॉन 10। यहाँ पर है एफ एक्स तो यहाँ लिखेंगे f और x के स्थान पर y माइनस 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके आगे है 10x प्लस 7 तो यहाँ लिखेंगे 10 और x के स्थान पर y माइनस 7 अपॉन 10, ये 10x और प्लस हो जाएगा 7, ये 10 कैंसिल आउट इज इक्वल टू यहाँ आएगा y माइनस 7 और यहाँ बचेगा प्लस 7, -7 से +7 कैंसिल आउट तो यहाँ बचेगा y। तो अगर x का मान रखने पर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्राप्त होता है तो हम लिखते हैं कि अतः f आच्छादक है। f एकैकी और आच्छादक होता है तो हम कहते हैं कि फलन f व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः f व्युत्क्रमणीय है। अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो हम मान लेंगे कि माना जी ऑफ आर टेंस टू आर के लिए जो x बराबर निकला रहता है उसे हम जी वाई मानते हैं, क्योंकि पूरा फंक्शन किसके रूप में हो जाता है, y के रूप में। जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 10 और उसके बाद हम यहाँ से जो कहा गया है कि निकालिए जी कंपोजिशन f और f कंपोजिशन g इज इक्वल टू आई आर, अब यहीं से हम निकालेंगे। हमारे पास दो वैल्यू है, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 10 और एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7।
तो इतनी वैल्यू हमारे पास पहले से दी गई है। अब हम निकालते हैं जी कंपोजिशन एफ, और एफ के बाद आता है एक्स। हम जानते हैं कि अगर कंपोजिशन हटाया जाए तो कंपोजिशन हट जाता है तो ब्रैकेट लग जाता है, तो कंपोजिशन हटाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा एफ एक्स। जी कंपोजिशन हटेंगे तो ब्रैकेट लग जाएंगे, तो यहाँ पर इज इक्वल टू जी और एफ एक्स का वैल्यू है 10x प्लस 7, तो एफ एक्स के स्थान पर हो जाएगा 10x प्लस 7। इसके बाद इक्वल टू जी के बाद आता है y। अब y जहाँ मिलेगा जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10 है, y जहाँ मिलेगा वहाँ रखेंगे 10x प्लस 7, तो जी वाई इज इक्वल टू वाई है, y के स्थान पर रखना पड़ेगा 10x प्लस 7, उसके बाद माइनस 7/10, प्लस 7 से माइनस 7 कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 10x/10 और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो हमने देखा कि जी कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया है एक्स। अब इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे एफ कंपोजिशन जी, यानी जी के बाद आता है वाई, तो एफ कंपोजिशन हटाएंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा और ये हो जाएगा जी वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे जी वाई इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन हटा दिए तो यहाँ पर जी वाई का वैल्यू है y माइनस 7/10, तो यहाँ लिखेंगे जी वाई के स्थान पर y माइनस 7/10। अभी f के बाद आता है x, क्योंकि हम जानते हैं f के बाद क्या आता है x, एफ एक्स का वैल्यू होना चाहिए, f के बाद इसको पूरे को पढ़ेंगे x, तो जहाँ जहाँ x है एफ एक्स में वहाँ y माइनस 7/10 रखेंगे, तो एफ एक्स का मान है 10x, तो यहाँ लिखेंगे 10 और x के स्थान पर, क्योंकि f के बाद x है तो x के स्थान पर इतना रखना पड़ेगा, तो x के स्थान पर y माइनस 7/10, यहाँ पर लिखा है 10x प्लस 7, हमने लिखा 10 और x के स्थान पर इतना और प्लस 7। अब इसके बाद ये 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ पर आएगा y माइनस 7 प्लस 7, अब इसके बाद इसे ये कट जाएगा इज इक्वल टू y। तो हमने देखा कि f कंपोजिशन जी वाई इज इक्वल टू निकल कर आया है y, जिसे हम y से मतलब क्या, जैसे हमारी पहले की मैपिंग थी एफ ऑफ r टेंड्स टू r, तो जैसे हम शुरुआत में परिभाषा पढ़े हैं कि एफ ऑफ x टेंड्स टू y एक फलन एकाएकी अथवा आच्छादक कहलाता है। जब x1 इज इक्वल टू x2 आए तो एकाएकी कहलाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू y निकल जाए तो वो आच्छादक कहलाता है। तो x के स्थान पर r है और y के स्थान पर r है, यानी दोनों के स्थान पर क्या है r है, तो y के स्थान पर भी r है तो इसे हम r लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आई आर, और इसी प्रकार से x के स्थान पर हम लिख सकते हैं r यानी कि आई आर। तो हम देख रहे हैं दोनों वैल्यू किसके बराबर है, आई आर के ही बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः जी कंपोजिशन f इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू आई आर और f कंपोजिशन g इज इक्वल टू भी आई आर, क्योंकि दोनों की मैपिंग है r, तो r को लिखेंगे आई आर। तो यहाँ पर g कंपोजिशन f और इज इक्वल टू f कंपोजिशन g इज इक्वल टू आ गया आई आर। तो इस प्रकार से यह फलन g कंपोजिशन f और f कंपोजिशन g इज इक्वल टू आई आर आ गया। इस प्रकार g ऑफ r टेंस टू r भी ज्ञात हो सकता है, क्योंकि जी कंपोजिशन एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू आई आर है, तो ये व्युत्क्रमणीय है और व्युत्क्रमणीय क्या निकाला जाता है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम निकाला जाएगा एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी से, तो एफ इनवर्स में लगा दिया जाए वाई और ये हो जाएगा जी वाई, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी वाई, और जी वाई का जो वैल्यू है वो है वाई माइनस 7/10, तो ये जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10 हो जाएगा। तो यही है जी ऑफ r टेंस टू r का वैल्यू कि y माइनस 7/10 एफ इनवर्स y, यानी व्युत्क्रम ही निकालना है, थोड़ा घुमा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि f ऑफ w टेंस टू w कामा f ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 यदि n विषम है। यहाँ पर देखिए दो मान मिलेंगे, एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 कब होगा, जब n विषम है, तथा एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित है। परिभाषा इसकी दो प्रकार से दी गई है कि एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 लेना है और एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 लेना है।
तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। और हम जानते हैं कि f व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब f एकेकी और आच्छादक होता है तो फलन के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है, तभी हम कहते हैं कि फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, f का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, जहाँ पर w को परिभाषित किया गया है कि यहाँ w समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर मैपिंग नोट करेंगे f ऑफ w टेंस टू w, और fn के जो दो मान हैं fn इज इक्वल टू n माइनस वन यदि n विषम है। तो यहाँ पर हम करते हैं fn इज इक्वल टू, पहले मैपिंग नोट करेंगे f ऑफ w टेंस टू w, और fn इज इक्वल टू n माइनस वन यदि n विषम है, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि fn इज इक्वल टू n प्लस वन यदि n सम है। तो दो मान यहाँ पर दिए गए, fn इज इक्वल टू n माइनस वन की कंडीशन यहाँ दी गई है, fn इज इक्वल टू n प्लस वन की कंडीशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि fn इज इक्वल टू n माइनस वन है और fn इज इक्वल टू n प्लस वन है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बात हो रही है विषम संख्या की और सम संख्या की। तो सबसे पहले हमें एक जानकारी होनी चाहिए कि विषम संख्या को अगर हमको n वें या r वें पद में लिखना है तो विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या का जो रूप होता है वो होता है 2r प्लस वन के रूप में। यानी यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी विषम संख्या वो किसके रूप में होगी, 2r प्लस वन के रूप में। अगर कोई भी सम संख्या n वें या r वें पद के रूप में लिखना है तो कोई भी विषम संख्या हो जाएगी 2r के रूप में। तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि 2r से तात्पर्य है कि यह सम संख्या निरूपित करता है, और 2r प्लस वन से तात्पर्य है कि यह विषम संख्या निरूपित करता है। तो 2r प्लस वन और 2r को हमें ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हम सम संख्या या विषम संख्या का यहाँ पर एक डोमेन बनाएं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक मैपिंग किस प्रकार से होती है, x टेंस टू y। तो हम देख रहे हैं x के स्थान पर x टेंस टू y, यानी x के स्थान पर यहाँ पर कितना है w, और यहाँ पर फिर भी x के स्थान पर है w, और हमें जो भी w में संख्या लेनी है वो सम और विषम संख्या की होनी चाहिए। w यहाँ पर परिभाषित किया गया है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, वहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम w को सिर्फ विषम और सम संख्या के रूप में दिखाना है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी यहाँ पर देखें तो 1 3 आगे 5 भी लिख ले रहे हैं, डॉट डॉट कर सकते हैं, कितनी भी संख्या सम और विषम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 3 5 से मतलब क्या हो जाएगा कि विषम संख्या लिखी गई है, और 2 4 से मतलब हो जाएगा कि सम संख्या लिखी है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी w लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर भी हमने w को दिखाया कि यहाँ पर 1 3 5 जो है वो विषम संख्या डिनोट कर रहा है, और 2 4 जो है सम संख्या इसी प्रकार से यहाँ पर व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से हम एकेकी और आच्छादक पहले निकालेंगे। विषम संख्या और सम संख्या, कोई भी एक अगर विषम संख्या ली जाए और कोई भी एक सम संख्या ली जाए तो हम देखेंगे कि 1 में से 2 जाएगा तो -1। अगर यहाँ पर 3 लें और यहाँ पर कोई और यहाँ पर विषम संख्या और यहाँ पर अगर सम संख्या लें तो सम संख्या अगर लेते हैं 3 2 तो आता है 1। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी विषम संख्या को यदि सम संख्या से घटाते हैं तो वहाँ पर हमें विषम संख्या ही प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर विषम संख्या को सम संख्या से माइनस किया जाए तो वहाँ पर हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। अब देखते हैं, यहाँ पर दो कंडीशन है, fn इज इक्वल टू n माइनस वन, fn इज इक्वल टू n प्लस वन। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट लगाते हैं यहाँ पर लिखते हैं स्थिति 1, और स्थिति 1 में क्या करते हैं, हम नोट करते हैं यदि n विषम है। तो यहाँ लिख लेते हैं यदि n विषम है, और n विषम है तो fn इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस वन, क्योंकि लिखा है कि fn इज इक्वल टू n माइनस वन। n माइनस वन कब लेना है, जब क्या हो, n विषम हो। तो हमने लिया fn इज इक्वल टू n माइनस वन। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें बताना है कि यह एकेकी और आच्छादक है, तभी हम इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व ले सकते हैं। और हम जानते हैं कि एकेकी दिखाया जाता है fx1 इज इक्वल टू fx2 के द्वारा। जब fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाए तो इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू अगर x2 आता है तो हम कहते हैं फलन क्या है, एकेकी है। थोड़ा ध्यान दीजिए, जहाँ x है x के स्थान पर यहाँ पर n है, तो जहाँ x है
वहीं क्या हो जाएगा n1। तो हम यहाँ पर देखें तो ये कहेगा कि fn1 इज इक्वल टू fn2। अब जहाँ पर n है वहीं पर कितना कर दें n1। तो यहाँ देखिए n-1 है, इसका मतलब हो जाएगा n1-1। यहाँ देखिए fn2 चाहिए तो जहाँ n है वहीं पर n2 रख दें, तो ये हो जाएगा n2-1। अब ये -1 ये -1 कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा इम्प्लाइज दैट n1 इज इक्वल टू n2। तो हम देख रहे हैं कि विषम संख्या के लिए हमने कहा था x1 इज इक्वल टू x2 आता है, यहाँ पर n है तो n1 इज इक्वल टू n2 आएगा। तो हम कहेंगे कि यह एकैकी है, तो लिखेंगे अतः f एकैकी है। ये पहली कंडीशन के लिए एकैकी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यदि n सम है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति सेकंड, और सेकंड में लिखेंगे यदि n सम है, और यदि n सम है तो fn इज इक्वल टू है n+1। तो लिखते हैं यहाँ पे fn इज इक्वल टू n+1। अब फिर से हम इसे क्या दिखाएंगे एकैकी, और हम जानते हैं एकैकी के लिए होता है fx1 इज इक्वल टू fx2। लेकिन यहाँ पर n है तो इसे लिखना पड़ेगा, जहाँ n है वहाँ x होना चाहिए, तो जहाँ x है वहाँ n कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा fn1 इज इक्वल टू fn2। क्लियर। अब इसके बाद fn1 का मान निकालना, जहाँ n है वहीं n1 कर दें, तो ये हो जाएगा n1, तो ये बन जाएगा fn1। अब इसके बाद ये हो जाएगा n1+1, तो यहाँ लिख लेते हैं n1+1 इज इक्वल टू fn2 चाहिए, तो जहाँ n है वहीं n2 कर दें, तो ये हो जाएगा n2 और n2+1, तो यहाँ पर लिखेंगे n2+1। ये +1 कैंसिल आउट, यहाँ बचा इम्प्लाइज दैट n1 इज इक्वल टू n2, और हमने कहा कि जब n1 इज इक्वल टू n2 आ जाएगा तो f एकैकी है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि अतः f एकैकी है, और एकैकी है तो हम आच्छादक के लिए अब आगे लगाएंगे। अब हमें आच्छादक को थोड़ा समझना है कि आच्छादक किस प्रकार से होता है। आच्छादक के लिए सबसे पहले हम समझाते हैं कि इस प्रकार से अगर हम डोमेन में समझें कि अगर हम यहाँ से इस तरीके से समझ लें कि आच्छादक किस प्रकार से होता है, तो हम यहाँ पर आच्छादक को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर W टेंस टू W मैपिंग दी गई, यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बनाया गया है, तो W क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं। अब हमने कहा कि जितनी भी विषम संख्या है, जैसे कि 1 3 5, विषम संख्या जो है उसे आप कहिए कि 2r+1 है, और जो भी सम संख्या है वो है 2r। ध्यान दीजिए, जैसे 2 है 4 है, ये क्या है 2r। देखिए 2r+1 का मतलब क्या है, जैसे r बराबर अगर 1 रखा जाए 2 रखा जाए, r बराबर जो कुछ भी रखा जाएगा वो हमेशा इस फार्मूले में क्या देगा, विषम संख्या देगा। जैसे r बराबर 1 रखो तो 2 का 1 में 2 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा 3, आ गई विषम संख्या। अगर 2 रखा जाए 2 2 जा 4 4 1 हो जाएगा 5। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि 2r+1 में जो कुछ भी रखा जाएगा r इज इक्वल टू वह विषम संख्या देगा, और इसमें r इज इक्वल टू जो कुछ भी रखा जाएगा वह सम संख्या। 1 रखो तो 2 आएगा, 2 रखो तो 4 आएगा, 3 रखो तो 6 आएगा। तो इस प्रकार से 2r को हमें समझना है कि यह बताता है कि सम संख्या है। 2r+1 को हमें देखना है कि यह बताता है कि विषम संख्या है। अब अगर हम बात करें 1 की, तो 1 है एक विषम संख्या। तो r बराबर अगर हम विषम संख्या की बात करें तो r बराबर अगर 1 रखें तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 3, तो 1 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 3। इसी प्रकार से अगर r बराबर 1 रखें तो 1 से ये प्रतिबिंब क्या बनाता, 2 बनाता। तो ये देख रहे हैं कि अगर हम विषम संख्या के लिए बनाएंगे तो विषम संख्या के लिए बनेगा, अगर हम सम संख्या के लिए बनाएंगे तो सम संख्या के लिए बनेगा। r बराबर अगर 2 रखते हैं, r इज इक्वल टू अगर 2 रखें तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 का 2 में 4 4 1 हो जाएगा 5, तो 2 पे यहाँ पर बन जाएगा 5। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 जो कुछ भी रखेंगे उसका प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 रखें 3, फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो आएगा 5। इसी प्रकार से
3 आया है, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, यानी सभी विषम संख्या रखने, यहाँ पर जो कुछ भी रखी जाएगी अगर विषम संख्या के लिए रखा जाए तो विषम संख्या आएगी। अगर हम 2r के रूप में रखें, फिर से बनाएंगे 2r के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, जो कुछ भी यहाँ पर W कर सकते हैं, W कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सभी विषम संख्या को दिखाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, सभी अवयव के प्रतिबिंब बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम सम संख्या के लिए दिखाते हैं। जैसे अगर सम संख्या r इज इक्वल टू 1 रखें तो 1 रखने पर ये हो जाएगा 2 का 1 में 2। अब यहाँ पर अगर हम 2 रखें तो 2 का 2 में हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 3 रखें तो ये 3 का 2 में हो जाएगा 6। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है 2 4 6। हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 सीरियल से रखते हैं तो जितनी भी सम संख्या के लिए है वो प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, यानी सम संख्या के सभी अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यहाँ से चाहे विषम संख्या रखें या सम संख्या रखें, उसका सभी का प्रतिबिंब यहाँ पर देख लेते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम 2r + 1 की बात करें, इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर जितने भी मान रखते हैं यहाँ पर 1 3 5 7 करके आ रहा है, यानी यह विषम संख्या निरूपित कर रहा है। यानी यहाँ पर W की संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी रखी जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 3 5 7 डॉट डॉट ऐसे जो कुछ भी आएगा तो वो 2r + 1 के रूप में निरूपित हो जाएगा। यानी क्यों निरूपित हो जाएगा? क्योंकि वह विषम संख्या निरूपित करता है। तो 2r + 1 यानी कि 1 3 5, 1 कब आएगा? जब r = 0 रख दिया जाए, 0 ले लेते हैं, 0 रख दिया जाए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 1 यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा 1 3 5। तो यहाँ सभी देख रहे हैं कि इधर जो कुछ भी है सिर्फ विषम संख्या के लिए प्रतिबिंब बन रहा है, तो विषम संख्या को हम कहेंगे कि यह 2r + 1 है। 2r + 1 के सभी अवयव के प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आच्छादक किसे कहते हैं? y के यानी कि सह प्रांत के सभी अवयव के प्रतिबिंब कहाँ पर मिलते हैं? प्रांत में अगर मिलें तो हम कहते हैं कि यह आच्छादक है। इसे y कहते हैं, इसे x कहते हैं। y के सभी अवयव के प्रतिबिंब अगर x में प्राप्त होते हैं तो हम कहते हैं कि आच्छादक है। तो y का आशय यहाँ पर सम और विषम संख्या से है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि विषम संख्या का प्रतिबिंब बन रहा है। तो विषम संख्या के प्रतिबिंब को हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे कि 2r + 1 है। इसी प्रकार हम यहाँ पर सम संख्या के लिए देखते हैं। हमने देखा कि सम संख्या के लिए अगर रखा जाए 1 तो आता है 2, 2 रखा जाए तो 4, 3 रखा जाए तो 2r के माध्यम से यहाँ पर आ रहा है 6 आता है। तो यहाँ पर जब इतना चीज़ें आ रहा है तो हम सम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए ये बताएंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी प्रतिबिंब बना है वो सम संख्या का प्रतिबिंब बना है, जो कुछ भी सह प्रांत है वो 2r का है। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि जितनी सम संख्या है उनका प्रतिबिंब यहाँ पर हमें y के सभी अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है। 2 का प्रतिबिंब 1, 4 का प्रतिबिंब 2, 6 का प्रतिबिंब 3। तो यहाँ पर सभी सम संख्याओं का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर विषम संख्या का प्रतिबिंब अलग से प्राप्त होता है जो कि सम संख्या है। जैसे 2 रखा जाए तो 5 आ गया, 4 रखा जाए तो कितना आएगा? अगर 4 रखा जाए तो यहाँ पर 4 2 = 8 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर सम संख्या का प्रतिबिंब देखते हैं तो वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या के प्रतिबिंब यहाँ पर विषम संख्या के सभी अवयव के प्रतिबिंब सम संख्या से प्राप्त हो रहे हैं और सम संख्या के सभी अवयव के प्रतिबिंब हमें प्राप्त होंगे विषम संख्या के द्वारा। जैसे 1 3 और 5, 1 को टारगेट बनाया जाए, 3 को टारगेट बनाया जाए, अगर 5 रखा जाए तो 5 2 = 10, यहाँ पर 10 कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यह 2r का काम कर रहा है, यानी कि विषम सम संख्या का काम कर रहा है। और यहाँ देखा जाए 1 3 5 ये जो प्रतिबिंब इनके बन रहे हैं वो काम कर रहे हैं विषम संख्या का। तो यहाँ पर बन रहा है 2r + 1। सिर्फ इतनी बात यहाँ पर ध्यान देनी है। यहाँ पर टारगेट बनाया जाए सम संख्या को 2 रखा जाए, 4 रखा जाए, आगे जो कुछ भी रखा जाए। अगर 2 रखें तो 5 आ रहा है, 5 अगर 4 रखते तो 4 2 = 8 1, कहीं ना कहीं हमारा 9 प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता। 5 6 7 ऐसे 8 करके 9 करके कहीं ना कहीं प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता। तो हमने यहाँ पर देखा कि सम संख्या रखते हैं तो विषम प्राप्त हो रहा है, अगर विषम संख्या रखते हैं तो सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर 2r + 1 सह प्रांत है, यहाँ पर सह प्रांत क्या हो जाएगा 2r। सिर्फ हमें 2r और
और 2r+1 आप देखना है। यहाँ पर 2r है, यहाँ पर क्या है 2r+1 है, यहाँ पर 2r है। हमें मतलब है कि यहाँ यानी कि सह प्रांत के सभी अवयव के प्रतिबिंब प्रांत में मिलें, तो हम कहेंगे सह प्रांत 2r+1 के प्रतिबिंब प्रांत 2r में प्राप्त होते हैं। और यहाँ लिखेंगे सह प्रांत 2r के प्रतिबिंब 2r+1 में प्राप्त होते हैं। और हम जानते हैं कि y के सभी अवयव के प्रतिबिंब अगर x में प्राप्त होते हैं तो वही कहलाता है आच्छादक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ n में, n का मतलब नेचुरल नंबर, क्योंकि जितनी भी संख्या लिखी गई है वो सभी क्या है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के लिए लिखी गई है। यहाँ n में हम लिखेंगे कि सभी 2r+1 के अवयव के प्रतिबिंब या सहप्रांत, यहीं पर लिख लीजिएगा कि यहाँ लिखिए, यहाँ सभी सहप्रांत 2r+1, यहाँ देखिए यह इधर वाला सहप्रांत होता है, इधर वाला होता है प्रांत। सहप्रांत 2r+1 के अवयव के प्रतिबिंब 2r, यानी इसके प्रतिबिंब सभी, हमने सम संख्या को टारगेट बनाया तो क्या है 2r के प्रतिबिंब, और आगे क्या होता है प्रांत, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब प्रांत 2r प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अब टारगेट बनाएंगे सहप्रांत किसको 2r को, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा 2r+1 तथा सभी सहप्रांत, अब क्या बनेगा सहप्रांत बनेगा सभी सहप्रांत 2r से आशय है सम संख्या 2r के प्रतिबिंब बनते हैं कहाँ पर 2r के प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं 2r+1 में, तो यहाँ लिखेंगे 2r+1 में प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे अतः f आच्छादक भी है, आच्छादक नहीं है लेकिन आच्छादक भी है। क्यों आच्छादक भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके सभी अवयव 2 छूट जा रहा है, 4 छूट जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सभी अवयव के प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर टारगेट बनाया जाए, टारगेट का मतलब क्या है कि हम अलग अलग सम संख्या को विषम संख्या, विषम संख्या को सम संख्या के माध्यम से अगर देखें तो हम यहाँ पर अलग अलग सम संख्या, विषम को सम से देख रहे हैं, सम को विषम से देख रहे हैं, तो उनके अलग अलग प्रतिबिंब हमको y से x में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक कंडीशन के आधार पर कि f आच्छादक भी है। तो लिखेंगे अतः f व्युत्क्रमणीय है, और अब हम इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकाल देंगे। अब हम प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि प्रतिलोम अगर व्युत्क्रम का अस्तित्व हो जाता है तो हमें निकालना पड़ता है g कंपोजिशन fx = x और f कंपोजिशन g y = y। तो हम कहते हैं कि इसके फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व है, अतः f इनवर्स = g और g का जो भी मान रहता है वही हो जाता है इसका प्रतिलोम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है fn = कर्ली ब्रैकेट n-1 जब n विषम है, और उसके बाद fn = n+1 जब n सम है। और एक चीज़ हमने देखा कि यह जो मैपिंग है वो f ऑफ w टेंस टू w है, और g को हमको अपने आप से मानना पड़ता है। तो यहीं मान लेते हैं, शुरुआत यहाँ से करेंगे, ये तो इतना समझने के लिए है कि माना यहाँ पर g ऑफ w टेंस टू w, और g के लिए जो फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा gm, क्योंकि n से m हो जाएगा, क्योंकि x से क्या होता है y, तो एक नया n से क्या मान लेते हैं m। अब जहाँ जहाँ यहाँ पर n है वहाँ वहाँ हो जाएगा m-1, यहाँ पर ये विषम संख्या के लिए m+1 और ये हो जाएगा सम संख्या के लिए। अब हम कंपोजिशन निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे g कंपोजिशन f। अब देखिए जो कंपोजिशन निकाला जाएगा वो 2 तरीके से निकाला जाएगा। नंबर 1, जब विषम है तो विषम संख्या के लिए हम करेंगे g कंपोजिशन f और यहाँ पर m, तो g कंपोजिशन हटाओ तो यहाँ पर लग जाएगा ब्रैकेट और यहाँ पर बन जाएगा fm, और fm के बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि fm कितना है g और यहाँ पर कंपोजिशन fm देखिए, अगर fm को देखा जाए विषम संख्या के लिए तो n = m रखा जाए तो विषम संख्या के लिए है
n-1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये बन गया Gn-1। हमने अवयव के डोमेन में देखा था, जो प्रतिबिंब बनाया गया था कि जब विषम संख्या रखते हैं तो बनती है सम संख्या। अब G में सम संख्या कहाँ पर है, सम संख्या के लिए m+1 है, तो जहाँ n है वहीं पर कर दिया जाएगा Gm = m+1। तो जहाँ m है वहीं पर हो जाएगा m के स्थान पर n ये हो जाएगा n के स्थान पर m+1 और लास्ट का -1, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा m। इसी प्रकार से हम निकालते हैं सम संख्या के लिए। जब सम है तो सम के लिए हम G कंपोजिशन FM निकालते हैं, तो ये हो जाएगा G कंपोजिशन हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर कंपोजिशन हट गया तो FM बन जाएगा G और यहाँ पर FM का वैल्यू हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सम संख्या के लिए। तो सम संख्या के लिए FN, n के स्थान पर m करो तो ये हो जाएगा m+1, तो यहाँ पर लिखेंगे m+1। अब इसके बाद ये Gm, ये सम है तो जो मान रखा जाएगा सम संख्या के प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेंगे, विषम संख्या के लिए। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है Gm का वैल्यू जो है विषम संख्या के लिए m के स्थान पर m-1 है, तो जहाँ m है वहीं m-1 कर देंगे और लास्ट में m के स्थान पर m-1 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा m। अब हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे, जैसे कि G कंपोजिशन F निकल गया, अब F कंपोजिशन G दोनों कंडीशन के लिए निकालते हैं। तो फिर पुनः लिखते हैं, पुनः जब विषम हो, तो विषम होने के लिए हमें निकालना है, G कंपोजिशन निकल चुका है, अब निकालेंगे F कंपोजिशन G M। तो यहाँ पर लिख देते हैं F कंपोजिशन G M। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि जब M सम हो या M विषम हो। तो F कंपोजिशन हटाओ, ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पर Gm बन जाएगा। अब देखिए विषम संख्या के लिए Gm कितना है, तो हम लिखेंगे कि विषम संख्या के लिए Gm है m-1। तो यहाँ लिखेंगे F और Gm के स्थान पर हो जाएगा m-1। विषम संख्या देती है प्रतिबिंब किसका, सम संख्या का। तो हमें जो f में मान देखना है वो किसका देखना है, सम संख्या का। तो देखें सम संख्या के लिए है m+, यहाँ पर f में n+1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ n है वहाँ पर रखेंगे m के स्थान पर हो जाएगा, जहाँ m है वहाँ हमें देखना है क्या रखना है। तो हमने देखा कि यह विषम संख्या है, तो विषम का सम क्या होगा f के लिए, तो ये m हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है उसे m मानेंगे। तो ये विषम का सम है m+1, जो n है उसे m माना गया है, तो यहाँ n के स्थान पर m+1। तो जहाँ पर हम m देख रहे हैं वहीं पर कर देते हैं m+1 -1, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बचेगा m। इसी प्रकार से लिखते हैं कि जब n m सम हो, तो सम को हमने देखा है कि सम के लिए क्या बनता है, F कंपोजिशन G M = कंपोजिशन हटाओ, यहाँ पर लग जाएगा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा Gm। तो = यहाँ पर F और Gm का वैल्यू रखेंगे। Gm किसके लिए रखना है, सम के लिए। तो हम देख रहे हैं कि Gm = है m+1, तो यहाँ लिखेंगे m+1। अब सम संख्या का प्रतिबिंब क्या बनेगा, विषम संख्या। तो हम जहाँ पर F में विषम संख्या है वहाँ पर देखते हैं कि m के स्थान पर क्या रखा जाएगा, m के स्थान पर रखा जाएगा m-1। देखना यहाँ से है कि m-1 कितना है, तो ये है n-1, तो हम इसे कर देंगे m-1। तो यहाँ पर m के स्थान पर m-1 + 1, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा m। तो इस प्रकार से हमने देखा कि G कंपोजिशन FM N और F कंपोजिशन Gm सभी m के लिए यहाँ पर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार G कंपोजिशन F = है IW, क्योंकि सभी किससे बिलोंग करते हैं, जो मैपिंग है वो किससे है, G of W → W और F of W → W। तो यहाँ पर लिखेंगे G कंपोजिशन F = IW, और यहाँ पर देखें F कंपोजिशन G भी = IW के ही है। तो हम कह सकते हैं कि अतः F का प्रतिलोम हो जाएगा F इनवर्स = G।
तो हमने देखा कि इसका भी W है, इसका भी W, यानी ये स्वयं का प्रतिबिंब है या फिर इनवर्स का प्रतिबिंब G के बराबर है। और G देखा जाए तो जो G माना गया है, कितना माना गया, G ऑफ W टेंस टू W, वो बराबर है किसके, F ऑफ W टेंस टू W, यानी G बराबर किसके है, F के। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार फलन F का व्युत्क्रम F इनवर्स F के समान है, यानी यह स्वयं ही क्या है, व्युत्क्रमणीय है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि f ऑफ r टेंस टू r जहाँ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो f ब्रैकेट f x ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैपिंग नोट करी कि f ऑफ r टेंस टू r और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, f ऑफ fx का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, f ऑफ fx इज इक्वल टू f, अब यहाँ पर लिखा हुआ है fx, तो fx इज इक्वल टू है, fx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए f के बाद x आता है, तो fx जब होगा, जहाँ fx लिखा रहेगा वहाँ पर होगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पर देखें तो f के बाद ये पूरा क्या है, x है, यानी जहाँ जहाँ इसमें x लिखा हुआ है, x के स्थान पर पूरा इसको रख दें तो वो हो जाएगा f ऑफ fx। तो यहाँ लिखा है x, तो x के स्थान पर पहले पूरा रखिए, क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पर लगा है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी लिखेंगे होल स्क्वायर, माइनस लिखा है 3, इसके बाद है x, x के स्थान पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर है प्लस 2। ध्यान दीजिए f के बाद जहाँ जहाँ x है उसे इतना रखना है, तो यहाँ देखिए x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 और ये पूरा x प्लस 2, तो यहाँ पर प्लस 2 लिख दिया गया है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a इसको पूरे को क्या करेंगे, माइनस 3x को हम कर देते हैं प्लस b, तो ये हो जाएगा a प्लस b, तो ये इतना b के स्थान पर, और ये c, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद यहाँ पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक काम करते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी डायरेक्ट लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ कर देते हैं कि जितना नोट करे थे उतना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2। देखिए यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो प्लस माइनस का थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसे a मान लेते हैं, इसे पूरा b और इसे पूरा c। तो देखें तो ये a और ये हो जाएगा माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब ये प्लस करते हैं तो प्लस माइनस में थोड़ा समस्या हो जाती हल करने में, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। ये फार्मूला अप्लाई करना है इतने में। तो जहाँ a रहेगा वहाँ एक्स स्क्वायर, जहाँ b रहेगा वहाँ 3x, और जहाँ c रहेगा वहाँ रख देंगे 2। सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है फार्मूला अप्लाई करना है, तो पहले a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी x की पावर 4। अब इसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, और 3x का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर, c के स्थान पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसके बाद माइनस 2ab, तो 2a के स्थान पर x स्क्वायर और b के स्थान पर रहेगा इंटू 3x, और इसके बाद माइनस 2bc, तो यहाँ लिखें माइनस 2 और b के स्थान पर 3x और c के स्थान पर 2,
प्लस 2CA, तो 2 और C के स्थान पर फिर से 2 और A के स्थान पर रहेगा एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ये बचता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसे नोट कर लेते हैं। -3 का एक्स स्क्वायर में -3x², -3 का 3x में तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9x, -3 का 2 में हो जाएगा -6 और प्लस लास्ट का 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू x⁴ प्लस 9x² प्लस 4, और ये 2 का 3 में हो जाएगा 6 और x² का x में हो जाएगा x³, और इसके बाद यहाँ पर -2 का 3 में 6, 6 का 2 में हो जाएगा 12, और यहाँ पर आएगा x प्लस 2 का 2 में हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा x² -3x², और उसके बाद प्लस यहाँ पर रहेगा 9x, और 2 में से 6 जाएगा तो आएगा -4। अब सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर है x⁴, उसके बाद फिर छोटा पावर उससे क्या है -6x⁴। अब देखिए स्क्वायर यहाँ पर 9x² प्लस 4x² हो गया 13x², और 13 में से अगर 3 निकाल दिया जाए तो 10x², और 10x² यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उससे छोटा पावर क्या है x, तो यहाँ है -12x, और यहाँ पर है +9x, तो 9 में से 12 जाएगा तो आएगा -3, तो यहाँ पर लिखें -3x। अब बचा अंक, यहाँ पर 4, यहाँ पर -4, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो यही वैल्यू है f(x) की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि f(r) टेंड्स टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर r ऑफ -1 इज लेस x इज लेस 1, जहाँ f(x) = x/1 + x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया है वो एकैकी तथा आच्छादक है। तो हमने लिखा कि f(r) टेंड्स टू कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू r ऑफ -1 से लेस क्या रहेगा x, और x से लेस रहेगा 1, यानी x का मान -1 से बड़ा है, x का मान 1 से छोटा है। तो यहाँ पर f(x) है, और यहाँ पर दी गई है ये कंडीशन x/1 + mod x। हम mod का मतलब जानते हैं कि इसके दो मान होते हैं, mod x के दो मान होते हैं। mod x के मान होता है एक तो -x जब x ऋणात्मक हो, यानी हम कहेंगे x इज लेस 0, और x होता है जब x धनात्मक हो, यानी x इज ग्रेट 0। तो x इज अगर लेस 1 देखा जाएगा तो -1 रखा जाएगा, x इज ग्रेट -1 रखा जाए तो -1 से 0 फिर 1, इस प्रकार से यहाँ पर इसका मान रखा जाएगा x। ये हुई कंडीशन, यानी x के दो मान होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि यह एकैकी है, तो यहाँ लिख लेते हैं एकैकी के लिए। अब एकैकी के लिए हम जानते हैं कि होता है f(x1) = f(x2)। अब f(x1) = f(x2), जहाँ x है वहीं x1 रखा जाए तो ये हो जाएगा x1/1 + mod x1 = यहाँ पर भी जहाँ x है वहीं x2 रख दिया जाए तो x2/1 + mod x2। अब mod को हटाएंगे, mod को हटाने की यहाँ पर दो स्थितियाँ होंगी। पहली स्थितियाँ होंगी कि जब x1, x2 धनात्मक हों, और दूसरा होगा कि जब x1, x2 ऋणात्मक हों, क्योंकि mod के दो मान होते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। तो एक बार धनात्मक रखते हैं और दूसरा बार ऋणात्मक रखते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक अगर रखें तो जहाँ mod है वो सभी प्लस में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा x1/1 प्लस mod x1 = x1 हो जाएगा, क्योंकि x1 x2 जो कुछ भी है वो धनात्मक है mod के अंतर्गत। ये हो जाएगा x2/1 प्लस mod x2 हो जाएगा x2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर x1 का 1 में मल्टीप्लाई, x1 का x2 में हो जाएगा x1 × x2। इसी प्रकार से x2 का 1 में करें तो ये हो जाएगा x2, और x2 का x1 में करें तो ये हो जाएगा x1 x2। तो x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट x1 x2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः f एकैकी है। अब इसके बाद फिर से
ऋणात्मक के लिए देखते हैं कि जब यह ऋणात्मक हो, तो यहाँ पर अगर ऋणात्मक है तो मॉड का मान किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा x1/1 प्लस मॉड का मान माइनस में हो जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ये माइनस में नहीं होगा दोनों, क्यों, क्योंकि ये मॉड नहीं लगा है। 1 और प्लस हो जाएगा, और उसके बाद मॉड का मान माइनस में लेना है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x2। अब x1 का 1 में मल्टीप्लाई x1 और x1 का x2 में हो जाएगा तो x1 x2 इज इक्वल टू x2 का 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 और x2 का x1 में कर दिया जाए तो ये हो जाएगा x1 x2, फिर से सेम साइन है, इज इक्वल टू कट जाएगा, यहाँ पर आएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः f एकैकी है। अब आच्छादक दिखाते हैं। यहाँ पर जो है दो स्थितियाँ होंगी। आच्छादक की दो स्थितियाँ किस प्रकार से होंगी, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ पर आच्छादक के लिए सबसे पहले हम कुछ को निकालना पड़ेगा। तो माना y बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए जो यहाँ पर मैपिंग है वो कितनी है, वो है -1 इज लेस x इज लेस y। तो y माना गया है, तो यहाँ लिखेंगे -1 इज लेस y इज लेस 1। तो यहाँ लिखेंगे जब y धनात्मक है, दो कंडीशन ऋणात्मक और धनात्मक हो या है। तो y अगर धनात्मक है तो हमको रखना क्या है आच्छादक के लिए, fx इज इक्वल टू वाई। तो हमारा क्वेश्चन है fx के स्थान पर हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा x/1 प्लस मॉड x। तो ये हो जाएगा x/1 प्लस मॉड x। अब ये जो मॉड x है वो क्या लिया जाएगा, धनात्मक। तो ये होगा y इज इक्वल टू x/1 प्लस x, और x का वैल्यू निकालने का यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। y का 1 में y का x में हो जाएगा xy इज इक्वल टू 1 का x में x। अब इसको इधर भेजें तो y इज इक्वल टू x, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस xy हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन है x निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ पर बचेगा y। तो x इज इक्वल टू गुणांक है, बटे में आ जाएगा y/1 माइनस y। अब ये मान उठा करके अगर समीकरण में रखा जाए fx में, तो अगर y आ जाए तो फलन आच्छादक होता है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान fx में रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है fx में वहाँ y/1 माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ पर fx है तो यहाँ लिखेंगे f और x के स्थान पर y/1 माइनस y, और उसके बाद यहाँ पर x है तो फिर x के स्थान पर y/1 माइनस y, फिर पूरे का क्या है अपान 1 प्लस मॉड x है तो 1 प्लस मॉड x। तो यहाँ पर x के स्थान पर y/1 माइनस y और मॉड लगाया गया है तो यहाँ पर हम लगा देंगे मॉड। आगे सॉल्व करते हैं, y/1 माइनस y यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इज इक्वल टू y/1 माइनस y कर लेते हैं, फिर 1 प्लस, अब यहाँ पर पहले बता दिया गया धनात्मक, तो ये सभी क्या रहेगा धनात्मक, y/1 माइनस ये हो जाएगा y/1 कर लेते हैं, फिर से आएगा y/1 माइनस y अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 माइनस y, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस y अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 माइनस y। तो हम देख रहे हैं कि माइनस वाई से प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कट गया, बच गया y/1, y/1 का मतलब y। तो यहाँ पर देखा गया कि fx इज इक्वल टू निकल कर आता है y, तो fx इज इक्वल टू y आता है, तो धनात्मक के लिए यह आच्छादक है। तो लिखेंगे अतः f आच्छादक है। अब दूसरी कंडीशन ऋणात्मक के लिए, तो हम लिखेंगे -1 इज लेस y इज लेस 1 जब ऋणात्मक हो या जब y ऋणात्मक हो। तो ऋणात्मक के लिए मॉड x का मान क्वेश्चन में जहाँ मॉड x है वहाँ कितना रख दिया जाएगा -x, यानी ये बन जाएगा fx इज इक्वल टू x/1 और प्लस मॉड x का मान -x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
x, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू रखते हैं इसमें y रखने पर, क्योंकि आच्छादक के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखना पड़ता है। जहाँ एफ एक्स है वो हो जाएगा y, x अपान 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें हो जाएगा y का 1 में y का x में हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा x, इसको उधर भेजते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन है x और यहाँ पर 1 प्लस वाई बचेगा, तो x इज इक्वल टू गुणांक चलाएगा बटे में y अपान 1 प्लस वाई, तो x का मान एफ एक्स में रखने पर, और जब एफ एक्स में रखा जाता है तो ये y देगा, तो हम कहेंगे फलन f आच्छादक है। तो एफ एक्स अब ऋणात्मक के लिए एफ एक्स कितना है, एक्स अपान 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर है f और x के स्थान पर y अपान 1 प्लस वाई होगा, और यहाँ पर है x अपान 1 माइनस एक्स, तो x के स्थान पर है y अपान 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स, फिर x के स्थान पर y अपान 1 प्लस वाई रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर y अपान 1 प्लस वाई अपान 1 प्लस वाई का नम 1 प्लस वाई माइनस वाई, और अपान 1 प्लस वाई का नम 1 प्लस वाई, से 1 प्लस वाई कट जाएगा, y प्लस में माइनस में y अपान 1 बचा, जो कि बराबर है किसके, y के। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः f आच्छादक है। तो यही हमें बताना था कि सिद्ध कीजिए कि f एकाकी तथा आच्छादक है। दैट्स